अस्सलाम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पार्किंसंस को। पार्किंसंस क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट क्या है और उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे पार्किंसंस को कि पार्किंसंस क्या है। पार्किंसंस बेसिकली एक नर्व डिजीज़ है, न्यूरॉन की डिजीज़ है। बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं आपकी एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जो नर्व्स होती हैं सबसे पहले वो नर्व्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, और जो मैसेजिंग सिस्टम होता है न्यूरॉन्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है कम्प्लीटली, और जिसकी वजह से पार्किंसंस हो जाता है। और सेकंड जो कॉमन कंडीशन है पार्किंसंस की, वो हमारे पास आती है जेनेटिक प्रॉब्लम। यानी ऐसे पेशेंट जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम है, इनकी आबा अजदाद में किसी को पार्किंसंस हैं, तो डेफिनेटली वो भी इससे इफ़ेक्ट होगा। तो ये तो बेसिकली रीज़न्स थी। अगर इसके अलावा देखे जाए तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनकी साइन एंड सिम्टम्स से हमें पता चल जाएगा कि ये पार्किंसंस है। सब तो पहले तो ये याद रख लें कि पार्किंसंस बेसिकली जो डिजीज़ है ये आफ्टर 50 ईयर्स के बाद नमदार होना शुरू हो जाती है। यानी कि पेशेंट जब 50 ईयर को क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स, दो मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो डिमेंशिया आता है। बेसिकली डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया आप यूँ समझ लें कि याददाश्त की जो कमी है, बेसिकली चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड डिमेंशिया। तो डिमेंशिया मोस्ट कॉमन सबसे पहला प्रॉब्लम है, साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पेशेंट को आता है। और उसके बाद सेकेंडली जो प्रॉब्लम आता है वो इंसोम्निया का आता है, यानी कि ऐसा पेशेंट जो है वो उसको नींद भी नहीं आती रात को। तो ये दो कॉमन प्रॉब्लम ऐसे जो शुरू से ही पेशेंट को आफ्टर 50 ईयर्स करना शुरू हो जाती है। फिर डे बाई डे जो ये प्रॉब्लम सीवियर होता जाता है, और जब प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो फिर उसमें अगली जो स्टेज आती है वो ट्रेम्बलिंग की आ जाती है। मीन्स कपकपाहट शुरू हो जाना है कि अब उस स्टेज पे जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत वीक हो चुके होते हैं उनके सिग्नल्स, और दैट्स वाई जो ट्रेम्बलिंग है वो पेशेंट का हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइन एंड सिम्टम्स है अगर देखा जाए तो इसके अलावा पोस्चरल चेंजेस जो हैं वो भी पेशेंट में आ जाती हैं। मीन्स उसका थकावट का शिकार होगा, सही पोस्चर में बैठ नहीं सकेगा, और अगर वो चलेगा तो उसको प्रॉब्लम सबसे पहले क्या आएगा, वो लड़खड़ाहट आ जाएगी। उसकी जो वॉक है, जो उसकी गेट है, चाल है, उसके अंदर लड़खड़ाहट होगी। शुरू में ही वो लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा। तो जब वो लड़खड़ाना शुरू होगा तो उससे डेफिनेटली गिरने के भी चांस है। फिर अचानक चलते चलते स्टेप रुक जाना और फिर स्टेप दोबारा उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेना, ये भी कॉमन सिम्टम्स है पार्किंसंस की। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके पास डायरिया है। मसलन डायरिया ऐसे पेशेंट जो हैं उनका डेफ़िनेटली जो स्टमक है वो ख़राब रहता है, पेट उनका ख़राब रहता है, डायरिया रहता है, और महीने के अंदर ज़्यादा 5 से 6 दिन या 10 दिन ऐसे होंगे जिसमें उसको डायरिया का प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना मोस्टली उसको प्रॉब्लम होता है। जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसको हम क़ुव्वत-ए-मुदाफ़त का निज़ाम कहते हैं, वो टोटली डिस्टर्ब होकर रह जाता है ऐसे पेशेंट्स का, और बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरसेस ईज़िली उस पे हमलावर हो सकता है, और उससे इन्फेक्शन फ़ौरी तौर पर हो सकता है ऐसे पेशेंट्स को। फिर उसके अलावा जो अगर देखा जाए, हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये शुरू में उसके मसल्स जो हैं उसमें सख्ती होगी और अकड़ाव होगा, लेकिन जैसे-जैसे टाइम पास होगा, अगर उसकी फिज़ियोथेरेपी प्रॉपर नहीं होती, पेशेंट बेड पे रहता है, प्रोटीन का इनटेक वो रेगुलर करता रहता है साथ-साथ, और वही प्रोटीन उसके मसल्स में स्टोर जो प्रोटीन है अगर वो रिसाइकिल नहीं होगी तो डेफ़िनेटली वो टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब वो टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगी तो उससे मसल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लीदल हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी बोलते हैं। जब मसल लटक जाएंगे और उससे फिर ये है कि उसका चलने फिरने का प्रॉब्लम और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बोन की रीशेपिंग, यानी कि बोन बेसिकली उनके शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। स्पेशली आप देखेंगे फुट का जो एरिया है या हैंड का एरिया है, अगर उसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं होगी तो फिंगर्स ऐसे बेंड हो जाएंगे और फिर उनको सीधा करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर इसी तरह अगर बाजू ऐसे सीधा पेशेंट नहीं रखता, इसी हालत में रखता है इस कंडीशन में, तो उसमें भी जो बेसिकली जो एल्बो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा, फिर उसको फिजियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो पार्किंसंस के पेशेंट हैं या जो आपके पार्किंसंस
के पेशेंट आप ट्रीट कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी स्पेशली, तो उसमें एक चीज़ जो मोस्ट कॉमन बतानी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट जिनको पार्किंसंस हैं उनका फिजियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अगर उनका नहीं होगा तो प्रॉब्लम डे बाय डे वर्स से वर्स होता जाएगा और उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। फिर इसी तरह बोल चाल में शुरू में स्पीकिंग पावर अच्छी होती है, फिर जैसे जैसे पार्किंसंस का इफ़ेक्ट आता है तो स्पीकिंग पावर भी आहिस्ता-आहिस्ता लॉस हो जाती है और पेशेंट बहुत उसका गला ख़राब रहता है, आहिस्ता-आहिस्ता बोलना बिल्कुल कम कर देता है, फिर उसको स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। अब हम आ जाते हैं बेसिक पॉइंट के ऊपर कि इसका जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है उसमें क्या करना चाहिए। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में दो चीज़ें जो मोस्ट कॉमन मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसमें, जो मैंने अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट को गलती करते देखा है पार्किंसंस में, वो ये कि पार्किंसंस का जो पेशेंट होता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, कि जो पार्किंसंस का पेशेंट होता है उसकी जो स्किन होती है वो बहुत नर्म सी होती है और इवन ये कि अगर इंफ्रारेड हीट मोस्टली लोग पार्किंसंस के पेशेंट पे यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इंफ्रारेड हीट में इंफ्रारेड रेज़ होती हैं और एज़ यू नो कि वो रेज़ बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट करती हैं। अगर उसको आप 10 सेकंड के लिए भी अगर मसल्स के करीब रखेंगे तो वो 10 सेकंड में बोन में पेनिट्रेट हो जाएगी। तो डेफ़िनेटली अगर स्किन वैसे भी उसकी सेंसिटिव होती है पार्किंसंस के पेशेंट की, और अगर उसको आप लेट्स सपोज़ करीब से हीट दे देते हैं तो उसका ज़ख़म भी बन सकता है, ख़राब भी हो सकता है, जल भी सकता है, ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब सेकंड पे हम आ जाते हैं मस्कुलर जो मसाजर हम यूज़ करते हैं, उसमें 2 टाइप के मसाजर होते हैं, एक फेशियल गन मसाजर होता है और सेकंडली हमारे पास जो प्लेन मसाजर होता है। तो जो पार्किंसंस का पेशेंट है उसमें कोशिश करें कि आप प्लेन मसाजर यूज़ करें क्योंकि प्लेन मसाजर यूज़ करने से ये होगा कि आप अगर गन मसाजर या फेशियल मसाजर आप यूज़ करेंगे तो उससे ज़ाहिर बात है मसल्स जो है लटके हुए हैं, कम है पेशेंट के, बोन्स सामने नज़र आ रही हैं, तो ज़रा सा बोन्स के ऊपर वो टच करेगा तो उससे पेशेंट जो है इरिटेट होगा, उसको पेन होगा, तो वो फिर अवॉइड करेगा ट्रीटमेंट से। और इसमें जो मोस्ट कॉमन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेंस मशीन का इस्तेमाल है। आप टेंस मशीन का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो उससे बेनिफिट मिलेगा क्योंकि टेंस मशीन ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेटर है, वो नर्व्स को स्टिमुलेट करती है। तो जब नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की जो डे बाय डे रूटीन है उसमें बेहतरी आएगी। और जब उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक्सरसाइजेज़ का है। एक्सरसाइजेज़ में आपने तमाम एक्सरसाइजेज़ को फोकस रखना है, उसके हेड एंड नेक की एक्सरसाइजेज़ करानी है, उसके अपर लिम्ब की करानी है एक्सरसाइजेज़, लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज़ करानी है, पेल्विक एक्सरसाइजेज़ करानी है, हैंड और फुट की एक्सरसाइज़ करानी है। हैंड और फुट की बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज़ है क्योंकि बोन की शेप चेंज होना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात फुट और हैंड की कंडीशन इस तरह हो जाती है और फिर उस पे आप डेफ़िनेटली उसको आहिस्ता-आहिस्ता एक्सरसाइज़ देंगे तो फिर वो उसमें बेहतरी आएगी। तो इस तमाम जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं वो कराने के बाद जो आखिरी हमारे पास हल बचता है फिर उसके बाद गेट आती है, वॉक कराना आता है पेशेंट को। और वॉक कराने में मैंने एक चीज़ देखी है जो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बाज़ फिज़ियोथेरेपिस्ट, 1-2 दफ़ा मेरा इत्तेफ़ाक भी हुआ देखने का, तो मुझे बताया उनको, फिर मैंने कहा देखें अगर तो आप ऐसा पेशेंट है, आप उसको एक्सरसाइज़ आपने करा दी, आप अपने उसको खड़ा किया, फिर उसको वॉक के लिए लेके जा रहे हैं। जब वॉक के लिए आप लेके जाते हैं तो डेफ़िनेटली फिर आप आगे खड़े होते हैं, पेशेंट इधर खड़ा होता है, आप सामने उसका हाथ पकड़ते हैं या हल्का सा इशारा करते हैं तो वो आगे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इन केस पीछे कोई बंदा नहीं खड़ा होगा फैमिली का या कोई भी, तो क्योंकि ऐसे पेशेंट की इंडिकेशन है कि अचानक ही वो पीछे की तरफ लड़खड़ाएगा। जब वो पीछे की तरफ लड़खड़ाएगा तो गिरने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसलिए एहतियात के तौर पर आपको एक पीछे एक बंदा ऐसा रखना चाहिए जो सपोर्टिंग के तौर पर हो कि वो लड़खड़ाए पेशेंट तो पीछे से पकड़ ले। तो ये एक्सरसाइज़ वगैरह आपने वॉक में ये थोड़ी-सी केयर करनी है। जब सारी वॉक हो जाए तो पेशेंट को बिठा दें और कोशिश करें कि जो पार्किंसंस का पेशेंट है वो ज़्यादा देर बेड पे ना रहे। अगर बेड पे रहे भी तो उसकी करवट वगैरह वो चेंज करते रहें टाइम पे। बाकी ऐसे पेशेंट्स के लिए जो फिज़ियोथेरेपी है वो बहुत ज़रूरी है और उसका ट्रीटमेंट डेफ़िनेटली 70 टू 80% जो है वो फ़िज़िकल थेरेपी के ऊपर कंसिस्ट होता है। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।